बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज़म सोसाइटी मैडम बुशरा, हमारे दोस्त डॉक्टर अकरम सोमरू साहब का, कि उन्होंने वर्ल्ड फ़िलासफ़ी डे के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद की और मेरे ऐसे एक तालिब इल्म को भी यहाँ पे दावत दी कि मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँ। मैं मुझे तकरीबन 35 से 40 मिनट का कहा गया था। मैं कोशिश करूँगा उसी में अपनी बात में मुकम्मल करूँ इंशाअल्लाह। इब्तिदा में कुछ बातें जो हमारे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर शाजिब साहब ने इरशाद फरमाई हैं उसके हवाले से कुछ बातें, और फिर फ़लसफ़ा क्या है इस मज़मून का थोड़ा सा एक इजमाली तारुफ़ सा। और ये वर्ल्ड फ़िलासफ़ी डे है, ये हर साल एक थीम भी देता है कि इस साल ये इश्यूज़ हैं, इन पर आप बात करें। तो बहुत इख्तिसार के साथ मैं वो बात अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर शाजिब साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत गैर मामूली खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इंक फोरम के नाम से एक प्लेटफॉर्म इन्होंने तश्कील दिया, इंडिजनाइजिंग नॉलेज, और गैर मामूली इन्होंने मेहनत की। और हम ऐसे जो सुस्तुल वजूद लोग हैं उनको भी ये उभार लेते हैं और हमसे भी कुछ ना कुछ जो है वो करवाने की कुछ कामयाब कुछ नाकाम कोशिश करते हैं। यहाँ इन्होंने बात की थी कि हमारे जो अपने इदारे थे और हमारी जो अपना इल्म था उससे कैसे डीलिंग किया। इन्होंने भी अकबर का के कुछ अशार सुनाए थे, तो मैं जब इनकी बात सुन रहा था तो मुझे अकबर की और बहुत से अशार याद आ रहे थे। तो अकबर ने कहा कि कहाँ के किबला कहाँ के किबली, जुनैद कैसे कहाँ के शिबली, इवस तसव्वुफ़ के हमने तिबली, बनेंगे सर्जन मज़ा करेंगे। तो इवस तसव्वुफ़ के हमने तिबली, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल साइंस, 5 साल 4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इंसानी जिस्म और उसकी एक एक खुलिये और उसकी डायसेक्शन कर दी जाती है, एक एक चीज़ का स्कैन कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे निज़ाम तालीम में कहीं रूह का तस्करा नहीं है, क्योंकि रूह जो है वो किसी स्कैन में नहीं आती। और इसीलिए अकबर ने कहा था ना कि बस इनकी जो पहुंच है वो खुद भी और दूर भी तक इनकी बस औकात है। वो बड़ी चीज़ हो तो वो समझते हैं कि टेलीस्कोप से नज़र आ जाएगी, और छोटी चीज़ है तो वो समझते हैं कि खुदबीन से नज़र आ जाएगी। और जो इल्म हमें दिया जा रहा है वो क्या है, क्या खूबसूरत शेर है कि एक इल्म है हक पर मरने का, एक इल्म तो है बुत बनने का, एक इल्म है हक पर मरने का, उस इल्म की सब देते हैं सनद, इस इल्म में माहिर कौन करे। जो जदीद इल्म है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि जो हरारी ने भी किताब लिखी सेपियन, तो फिर अगली किताब क्या थी, होमो ड्यूस। इसका मतलब क्या है, मैन गॉड, यानी वो नीत्शे का प्रोजेक्ट था, गोया उसको मुकम्मल करना है। और खुदाई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, सबसे बड़ी कैद हम सब पर क्या लगी हुई है, जो वजूदी कैद है, और वो क्या है, वो मौत है। जिस तरह क्रिशली के हवाले से सर ने बताया कि अब हमें मौत को कैसे शिकस्त देनी है, यानी इटर्निटी तो इंसान का ख्वाब है ना। और अगर आप कभी गौर करें तो हमारे बाबा आदम को शैतान ने जैसे अपने तई अपनी राह पे लाया था, तो अगर आप पढ़ेंगे कुरान मजीद में तो वहाँ पर भी इसी राह से वर्गलाया था कि हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई न करूँ एक ऐसे दरख्त की तरफ जो तुम्हें हमेशगी दे दे, एटर्निटी तुम्हें बख्श दे, और तुम्हारे पास ऐसी बादशाही आ जाए कि तुम वो कभी ख़त्म ना हो। अब जहाँ तक इन्होंने बात की है, बहुत उम्दा बात है, बहुत सही बात है, मकामियत की बात है। और जैसा कि हमें मालूम है कि जदीदियत ने ये किया है कि चीज़ों को एनालाइज किया है, उसको टुकड़ों में बांटा है, तकसीम किया। जबकि माक़बल जदीद जो दुनिया थी वो सिंथेसाइज करती थी, वो चीज़ों को जोड़ती थी, चीज़ों के अंदर मिलाप पैदा करती थी। और हमारी जो अब जो ज़िंदगी है, पोस्ट मॉडर्न कह लें मॉडर्न कह लें, तो जिगमंड बॉमन एक बहुत मशहूर जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, उसने एक किताब लिखी पोस्ट मॉडर्न एथिक्स पर। तो उस किताब का नाम रखा लाइफ इन फ्रैगमेंट्स, कि जो ज़िंदगी है वो टुकड़ों में बट गई है, यानी हम इकाई से महरूम हैं। यहाँ मैंने अकबर अल आबादी का एक कथा लिखा था, क्या ज़बरदस्त कथा है
कहते हैं हवास मुख्तल, समझ परेशान, अमल में सुस्ती, कदम में लग़ज़िश। कभी कोई शौक़ रहनुमा है, कभी कोई पॉलिसी है गालिब। मेरे मशागिल की कुछ न पूछो कि मैं हूँ दौरे फलक में अकबर। अब आखिरी मिसरा क्या ज़बरदस्त मिसरा है। मेरे मशागिल की कुछ न पूछो कि मैं हूँ दौरे फलक में अकबर। मुकीम दैरो मुरीद शेखो असीर कानून महव मगरिब। सुभान अल्लाह। 4 बातें बताई उन्होंने, यानी मैं क्या चूचू का मुरब्बा बन गया हूँ कि मैं मुकीम दैर हूँ। दैर वैसे तो पूरी दुनिया को कहा जाता है, दुनिया आलम सूरत है, ये बुतकदा है, लेकिन बहरहाल जिस ज़मीन में रहते थे वहाँ पे ज़ाहिर हिंदुओं की अक्सरियत थी, तो वहाँ पर कहा कि मैं एक बुतकदे में रहता हूँ। मुरीद शेख, वही मेरा ताल्लुक़ एक जो है वो शेख से भी है, सिलसिले से भी है, रिवायत से भी है। असीर कानून, अब एक अंग्रेज़ बहादुर आ गया है और बस कंपनी की पॉलिसी अब चलेगी। पहले कंपनी की पॉलिसी चलती थी, कंपनी बहादुर की, उसके बाद फिर ताज बरतानिया की। तो एक कानून जो है वो और है। और महव मगरिब, मैं मगरिब में महव हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ रोल्स अदा नहीं करते, हमेशा से करते रहे। हर आदमी के मुख्तलिफ़ रोल्स हैं, वो बाप भी है, कहीं पर बेटा है, कहीं भाई है, कहीं दोस्त है, कहीं उस्ताद है, कहीं शागिर्द है, कहीं पड़ोसी है, कहीं शहरी है किसी ममलकत का। हमेशा से ऐसा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें सिंक थी ना, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। और उसका सबब क्या है, जिसको पीटर बर्गर कहता है ना कि देयर वॉज अ सेक्रेट कैनोपी। एक सेक्रेट कैनोपी थी ना ऊपर, एक आप समझ लें उलूही निज़ाम था, एक ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड था, जिसके साथ तमाम साइंस उसके साथ जुड़ जाते थे। तो ये जो अंग्रेज़ आया है या जहाँ पर भी कॉलोनाइज़र आया है, उसने जो भी रिवायती इदारे थे, जो भी ऐसे इदारे थे कि जो लोगों को उस इलाके से जोड़ते थे, धरती से जोड़ते थे, रिवायत से जोड़ते थे, उसको डिसमेंटल किया, उसको ख़त्म किया। तो हमें जो आमतौर पे बहुत ह्यूमन बल्कि बहुत ह्यूमेन फेस दिखाया जाता है मगरिब का, उसके पीछे जो बर्बरियत है वो जैसे हमें दिखाई नहीं जाती। और अजीब बदकिस्मती है, हम पढ़ते आए मुतालिया पाकिस्तान, उसके बाद बहुत सी डिग्रियां भी उसमें लोग देते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन आप देखिए पूरा जो मुतालिया पाकिस्तान है वो एक बाइनरी है। उसके अंदर वो बाइनरी क्या है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू दुश्मनी। ऐसे लगता है कि हमें कोई हिस्टोरिकल एमनीजिया हो गया है। कोई अंग्रेज़ भी था, कोई वो अंग्रेज़ बहादुर भी था, उसने भी हमारे साथ कोई खिलवाड़ किया है, हमारे साथ कोई जुल्म किया है, यानी वो हमारे आप समझ लें कौमी बयानिए में कहीं नहीं है, उसका कोई तस्करा ही नहीं। यानी हिंदुओं ने ये कर दिया, ओ भाई वो जो आकर लूट के ले गए आपको, यानी आप 25 लाख बंगाली मर गए इस वजह से कि वहाँ पे सारी गंदुम आपने वहाँ भिजवा दी। तो ये चीज़ें गोया हमारे बयानी में कहीं नहीं। तो बादल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब ये जो मकामियत की बात है, फ़लसफ़ा यही करता है कि इसमें एक मकामियत भी है और एक आफाकियत भी है। जो बहुत बड़ा आदमी है फ़लसफ़े का, सुकरात, जिसने हमें असल में ये सिखाया है कि हाउ टू फ़िलोसोफाइज़। यानी एक है फ़िलोसफ़ीज़, जो कंटेंट है, जो मुहतवा है, उसमें तो आपको मालूम है उसका शागिर्द बहुत बड़ा आदमी है, प्लेटो का शागिर्द अरिस्टोटल बहुत बड़ा आदमी है, उसकी बहुत सी थेरीज़ हैं। सुकरात की एज सच कोई थेरी नहीं है, सुकरात ने मेथड दिया है, वो जो डायलेक्टिकल मेथड है वो उसने दिया है। और वही बात कि हमें फ़िलोसोफाइज़ कैसे करना है, तो उसमें बात वही है कि चीज़ों को जोड़ना है आपस में और चीज़ों की हायरार्की कायम करनी है। तो एक आफाकियत भी है। सुकरात ये कहा करता था ना कि आई एम द सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो दुनिया का बासी हूँ, मैं तो दुनिया का शहरी। हकीम सनाई बहुत बड़े शायर थे। अब देखिए उनका नाम क्या है, हकीम सनाई। हमारे यहाँ लोग ख्याल करते हैं कि हिकमत करते थे, शायद कोई तबीब होंगे, नहीं, हकीम का मतलब वही सेज है, वही हिकमत है जो जिससे फ़लसफ़े का लफ्ज़ निकला है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम फ़लसफ़ा पढ़ते पढ़ाते हैं तो उसमें हम हकीम सनाई का तस्करा नहीं करते, हम उसमें इराक़ी का तस्करा नहीं करते, हम उसमें जो है वो रूमी का तस्करा नहीं करते आमतौर पर, हालांकि ये हकीम है। उनका एक बहुत ज़बरदस्त शेर है, कहते हैं कि सुखन कज़ रूए दी गोई चे इबरानी चे सुरियानी। अगर तुम्हारा जो सुखन है ना वो बहरे दीन है, दीन के लिए है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इबरानी हो या सुरियानी हो,
इसको सरियानी भी लोग पढ़ते हैं, सुरियानी भी पढ़ते हैं। मकां कस बहरे हक जूई चे जा बुलका चे जा बुलसा। अगर मकान तुम्हें चाहिए ना हक की तलाश में, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि जा बुलसा हो या जा बुल्का हो। ये असल में दो इमेजिनरी हैं, जैसे यूटोपियन जगह होती है ना, तो एक मशरिक में है और एक मगरिब में है। कहा कि अगर हक जू हो तुम, तो फिर उसमें क्या मशरिक और क्या मगरिब। और इसीलिए इकबाल ने भी कहा ना कि ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नज़रा किस्से जदीद व कदीम। लेकिन बहरहाल जदीदियत ने, जदीद दुनिया ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है। अब इसमें जो इस कोटेशन है, जिसमें से ये लफ्ज़ लिया गया है कि जो सुकरात ने कहा था ना कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो हम इस दुनिया में जो आए हैं, वो आए हैं डिसर्नमेंट के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। और हमारी तो दीनी रिवायत भी हमें ये कहती है कि जो कुछ भी है वो एक निशानी है, वो एक सिंबल है, वो एक साइन है किसी बरतर हस्ती का। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया साइमन क्रिशले का, उसने ये बात कही है कि बिल्कुल ठीक है कि फ़लसफ़ा जो है वो क्या है कि वो कहता है कि लाइफ को एग्जामिन करें। लेकिन उसने एक और बहुत अच्छी बात कही, चूँकि वो एक ख़ास तरह से निहिलिस्ट था। उसने कहा था कि द अनलिव्ड लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट वर्थ एग्जामिनिंग। द अनलिव्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ जो है वर्थ एग्जामिनिंग। मतलब ये है कि भाई आप ज़िंदगी जिए भी तो सही ना। एक है अनएग्जामिन्ड लाइफ और एक है अनलिव्ड लाइफ। तो जिस तरह भी बताया गया ना कि हम ज़िंदगी शायद गुजारते नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी हमें गुजार देती है, और ख़ास तरह से ज़ॉम्बीज़ की तरह हम एक्ट करते हैं। और अगर हमें इस पर कोई इश्काल हो तो पिछले 1.25 साल से पूरी दुनिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो इस पर शाहिद है कि कैसे लोगों को जो है बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह स्लीप वॉकर बना दिया है। ये करो, अच्छा जी ये कर लेते हैं, हाजिर जनाब, ये कर लो जी, हाजिर जनाब। और ये बात अब बड़े फ़लसफ़ी कहते हैं, बड़े थ्योरिस्ट कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में बुनियादी तौर पर जो टग ऑफ वॉर है वो दो बड़ी क़ुव्वतों में है। पहले एम्पायर्स में होते थे मुकाबले, अब दो बड़ी क़ुव्वतों में है, एक स्टेट और एक मार्केट। स्टेट और मार्केट की जंग है। इसमें हम ऐसे लोग जो है घास की तरह जो है दो हाथियों में पिस जाते हैं। और चूँकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा एंक्रोच कर लिया था ना, मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्पेस गेन कर ली थी। माइकल सैंडल है येल का, वो कहता है कि वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ मार्केट इकोनॉमी टू अ मार्केट सोसाइटी। हम एक मार्केट सोसाइटी में रहते हैं। मार्केट सोसाइटी क्या होती है? जहां हर चीज़ कमोडिफाई हो जाती है, जहां हर चीज़ खरीदने और बेचने वाली चीज़ बन जाती है। तो मार्केट ने बहुत गेन कर लिया था। स्टेट जो थी ना, वो जाहिर बात है कि वो कमज़ोर होती जा रही थी। तो इस सारे खेल से क्या हुआ है, स्टेट ने अपने आप को रीएग्जर्ट किया है, रीअसर्ट किया है। स्टेट ने टेरिटरी को दोबारा से गेन किया है, अपनी ताकत को, अपने मसल्स को दिखाया है कि देखिए हम ये कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो मामला है कि हमें एग्जामिन्ड लाइफ जो है वो गुजारनी है। और जिस तरह सर ने भी बताया कि फ़िलॉसफी, विज़डम की मोहब्बत, इसीलिए तमाम बड़े फ़लसफ़ियों ने ये कहा कि इंसान जो है वो मुहिब्बे मार्फत है, हामिले मार्फत नहीं है। यानी हामिले मार्फत तो खुदा है, वो तो खुदा है। हिकमत तो अल हकीम तो वो है ना। और अल्लाह जो कलाम नाजिल करता है उसको हम क्या कहते हैं? कुरान हकीम। लेकिन अब आप देख लीजिए ना कि फ़लसफ़ा और ये जो हिकमत है, इसमें एक डी लिंक पैदा कर दिया गया है। यानी आप पूरी दुनिया में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट्स में जाएं तो वहाँ जो गुफ्तगू की जा रही है, वहाँ जो जार्गन इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ इस विज़डम का कोई बयान ही नहीं है। अब हो सकता है किसी आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाएं और क्लास से निकलें और प्रोफेसर से पूछें कि जी व्हाट इज़ विज़डम, तो वो कहे कि विज़डम से हमारा क्या लेना देना, हम तो ज़बान के साथ खेलते हैं। और अगर आप देखें ना, जो जदीद लॉजिक है, कॉपी की किताब अगर किसी ने पढ़ी है, वो सिम्बॉलिक है, वेन डायग्राम्स हैं और जनाब फिगर्स हैं। तो उसमें विज़डम कहाँ गई? विज़डम तो गायब हो गई। तो वो जो टर्टुलियन ने एक मौके पर कहा था ना, व्हाट हैज़ एथेंस टू डू विद जेरूसलम। तो आज गोया दुनिया के अक्सर फ़लसफ़ी ये कह रहे हैं, व्हाट हैज़ विज़डम टू डू विद फ़िलॉसफ़ी। यानी वो विज़डम वाला खाना तो खाली हो गया, उसके साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसके साथ तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं। विल ड्यूरा एक अच्छा बड़ा आदमी है, हिस्टोरियन है, तो उसका एक आर्टिकल है छोटा सा, नेट पे अवेलेबल है, व्हाट इज़ विज़डम।
तो उसने पहले स्पिनोज़ा के हवाले से एक चीज़ नकल की है। उसने कहा कि विजडम किसे कहते हैं? सीइंग थिंग्स सब स्पीशी इटर्निटेटिस, इटर्निटेटिस, सीइंग थिंग्स इन द लाइट ऑफ एटर्निटी, ये है विजडम, सीइंग थिंग्स इन द लाइट ऑफ एटर्निटी। और वो चूँकि ज़ाहिर बात है उसके भी मज़ीद 2 सदी बाद आया है ना, वो निस्बतन एक जदीद आदमी है, तो उसको अब अंदाज़ा हो रहा है कि एटर्निटी वाले किस्से तो अब ख़त्म हो गए, यानी अब इस तरह की बातें, इसमें तो एक मेटाफिजिकलिटी है ना। तो विल ड्यूरां भी एक जदीद आदमी है ना, लेकिन फिर भी उसने इसको ज़रा नीचा किया, हल्का किया, और फिर क्या कहा कि सीइंग थिंग्स इन टोटलिटी, सीइंग थिंग्स इन टोटलिटी, कहा कि एक बड़ा पर्सपेक्टिव बनाए। और बड़ी अच्छी उसने मिसाल दी। उसने कहा कि जी आपने एक जो है क्रिकेट मैच का इरादा किया, जी फलां मैच या फुटबॉल मैच या रग्बी मैच, और हफ्तों से उसकी तैयारियां हो रही हैं और सब लोग वहाँ पहुँचे हैं ग्राउंड में और तैयारियां व्यारियां हो रही हैं, और वहाँ पर जो है एकदम जो है बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई, और सारे आपकी जो है वो सारे प्लान जो है तबाह हो गया, और अब आप जो है किस्मत को कोसने दे रहे हैं, अपने आप को कोसने दे रहे हैं, और बारिश को बुरा भला कह रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि यकीनी है उस वक्त हज़ारों किसानों के लिए वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो, यानी वो आपके लिए कर्स बन गई ना। और आपकी जो दिमाग बड़ा छोटा था, वो जो एक होता था ना अंकल सरगम के, उसमें एक कैरेक्टर होता था कि स्मॉल पांडा क्या था, स्मॉल क्रॉकरी छोटा पांडा। तो हम चूँकि छोटे पांडे हैं, हमारा ज़र्फ बहुत छोटा है, तो हमें लग रहा है कि जी हमारा एक क्रिकेट मैच गारत हो गया। लेकिन अगर आपकी तस्वीर बड़ी हो ना, अगर आपका कैनवस बड़ा हो, तो आपको लगेगा कि ये तो इस वक्त भाई शायद हमारे लिए जीने मरने का मसला था। अगर आज बारिश ना होती या कुछ और दिन बारिश ना होती, तो जो गंदम हम खाते हैं, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ग्रेन्स, वो सब ख़त्म हो जाती। तो अब ये क्या है ना कि आपका जो है वो पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया। वो जो कहा ना कि हसद से दिल अगर अफसुर्दा हो, घर में हसद से दिल अगर अफसुर्दा है, घर में तमाशा हो, कि चश्मे तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। चश्मे तंग है, अपने नज़ारे को बड़ा करो ना, अपनी मंजर को बड़ा करो, तो तुम्हें जो है देखने के लिए स्पेस बड़ी जो है वो मिलेगी। अब इसमें फिर आगे विल ड्यूरां कहता है कि भाई पहली चीज़ क्या है विजडम में या आप बड़े पर्सपेक्टिव में, कि लिव, उसने कहा कि परसेप्टिवली, लिव परसेप्टिवली, परसीव तो करो चीज़ों को, पहले परसीव करोगे फिर कंसीव करोगे, उसके बाद बात आगे चलेगी। फिर उसने कहा कि चीज़ों से मुताल्लिक हो, चीज़ों के साथ ताल्लुक़ कायम करो, मिसाल के तौर पे स्पेस के साथ ताल्लुक़ कायम करो, किसके ज़रिए? साइंस के ज़रिए। फिर उसने कहा टाइम के साथ ताल्लुक़ कायम करो, हिस्ट्री के ज़रिए। इन सबसे पहली बात तो ये है ना कि अपने अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्शन करो। फिर उसके बाद क्या है कि भाई इस दुनिया से ताल्लुक़ कायम करो, जिसको हम जदीद साइंस कहते हैं, वो स्पेस है। और फिर कहा कि टाइम से ताल्लुक़ कायम करो, और वो क्या है? वो बुनियादी तौर पर हिस्ट्री है। तो कहा कि इस चीज़ को देखो। और फिर वही बात मैं बार बार हिकमत के लफ्ज़ पे तवज्जो दिलाऊंगा कि हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत कहते हैं कि इंसान सूरत से गुज़र कर हकीकत तक पहुंच जाए। अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नज़र क्या। और गालिब ने कहा था ना कि कतरे में दजला दिखाई न दे और जुज़ में कुल, कतरे में दजला दिखाई न दे और जुज़ में कुल, खेल लड़कों का हुआ दीदे बीना ना हुआ। तो दीदे बीना तो यही होता है। और दूसरी चीज़ हिकमत किसे कहते हैं कि जो मल्टीप्लिसिटी है उसके अंदर सिंगुलैरिटी को देखना, कसरत में वहदत को देखना, सूरत में हकीकत को देखना, ये है विजडम। और इसी को विजडम समझा गया है। फिर और फ़लसफ़ा रिवायती तौर पर क्या था? फ़लसफ़ा रिवायती तौर पर था मबदअ माद। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफ़ी भी, बहुत बड़े मुफ़क्किर भी, बहुत बड़े फ़लसफ़ी भी, उनका एक रिसाला है छोटा सा, उसका नाम है मबदअ माद। मबदा कहते हैं बिगिनिंग को, माद कहते हैं एंड को। यानी आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी का एक डिक्टम है कि द क्राइस्ट एंड द गॉड इज़ द अल्फ़ा एंड द ओमेगा, द अल्फ़ा एंड द ओमेगा। अल्फ़ा जो है वो आप समझ लीजिए कि पहला है ग्रीक लेटर, और ओमेगा क्या है? वो लास्ट है, अव्वल व आखिर। ये चीज़ कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं। हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, वो एक जगह पढ़ाते हैं, बुखारी साहब PhD कर रहे हैं फ़िलासफ़ी में। वो एक जगह बैठे हुए तो कहीं जिक्र कर रहे थे कि ये डॉक्टर अब्सास साहब इनके बारे में कि ये इन्होंने हमें कहीं फ़लसफ़ा पढ़ाते हुए कहा कि भाई कुरान मजीद की कोई आयत आप पेश करें
जो आपके ख्याल के मुताबिक वो फ़िलोसॉफ़िकल जो है उसके अंदर बेंट हो। तो बुखारी साहब कहते हैं कि मैंने ये आयत पढ़ दी कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? शाद अजीम आबादी का क्या अच्छा शेर है, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। और अगर ऐसा नहीं है ना कि आपको बिगिनिंग का नहीं पता, आपको एंड का नहीं पता, तो फिर जो दरमियान का हिस्सा है ना, जो अरसा हयात है, वो एब्सर्ड होगा और वो निहिलिस्ट होगा। इसीलिए एक शायर ने इस पर गिरा लगाई, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम, रहा ये वहम कि हम हैं सो ये भी क्या मालूम। यानी फिर हमारे होने का भी फिर वहम ही है ना, हम कहाँ से हैं हमें मालूम ही नहीं है। तो ये बात कि हमारा आगाज़ कहाँ से है, हमें कहाँ जाना है, ये चीज़ जो है वो बहुत अहम है। और ये भी एक फ़लसफ़ियाना बात है कि हर चीज़ की जो बिगिनिंग होती है वही उसका एंड भी होता है। अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है रासुल हिकमती मखाफ़तुल्लाह। रास का लफ्ज़ जड़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, दरख्त की जड़ के लिए भी, और रास का लफ्ज़ जो है वो शाखों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी चोटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, पिनकल के लिए भी इस्तेमाल होती है। अभी मैंने बल्कि वो रिवायत जो पढ़ी है, रासुल हिकमती मखाफ़तुल्लाह, वही हिकमत कि हिकमत की चोटी क्या है, दोनों तरह से पढ़ लें इसको। हिकमत की जड़ क्या है, हिकमत फूटती कहाँ से है, और हिकमत कहाँ तक पहुँचती है, उसका ज़ेनिथ क्या है, तो वो भी क्या है, वो अल्लाह का खौफ है। और ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये रिवायती फ़लसफ़े की बात है। अरस्तू से आप पूछ लें कि फ़लसफ़ा किस लिए है, तो उसने कहा कि भाई एक अच्छी मॉरल ह्यूमन लाइफ गुजारने के लिए। अच्छा, और जो मॉरल ह्यूमन लाइफ है वही हैप्पी लाइफ भी होती है। और ये हैप्पी लाइफ, उससे पूछिए फिर ये कैसे हासिल होती है? कहा ये हासिल होती है कंटेम्पलेशन ऑफ द रियल, कंटेम्पलेशन ऑफ द रियल। इससे फिर एक हायरार्की बनती थी इल्म की। सबसे ऊंचा मकसद क्या था इल्म का, फ़लसफ़े का, यानी वो था कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड, ऑफ रियलिटी, ऑफ द रियल, जो भी आपका तसव्वुर है। नंबर 2, फ़लसफ़े का मकसद क्या था? टू लिव अ मॉरल एथिकल लाइफ, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, इंसान एक अच्छे अंदाज में लोगों के साथ रहे। और तीसरी चीज़ क्या थी, जिसको कहा जाता था टेक्ने, यानी पावर का मतलब ये चीज़ें बनाना, उसमें आर्ट भी आ जाता था। तो आप कभी गौर कीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में एकेडेमिया में इल्म का मकसद क्या है? तो इल्म का मकसद तीसरी चीज़ है, पावर। इल्म का मकसद क्या है? पावर हासिल करना। और उसमें पावर कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। इंसान एक जो है ना एम्बॉडीड सेल्फ है, रूह अलग से नहीं पड़ी हुई। हम एक जिस्म भी रखते हैं ना, तो उस जिस्म के कुछ तकाजे हैं, कुछ इंस्टिंक्ट हैं हमारे साथ लगी हुई। अगर हमारे साथ वो जिबिल्लतें ना होती तो हम इस दुनिया से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते थे। यानी असल में तो देखें ना, असल में ताल्लुक तो मनो तू का है ना, आए दाओ रिलेशनशिप है। मार्टिन ब्यूबर एक बहुत मशहूर जो है ज्यू थिंकर था, उसने कहा कि असल चीज़ क्या होती है, आई दाओ रिलेशन। एक हमारा ताल्लुक है आई इट, टेक्निक क्या है, वो आई इट है। इट का मतलब है चीज़ों से ताल्लुक, और एक है आए दाओ ताल्लुक। मार्टिन ब्यूबर ने भी यही बात कही थी कि मॉडर्निटी ने क्या किया है, मॉडर्निटी ने हर रिलेशन को आई इट बना दिया। यानी इंसानों से ताल्लुक भी मफाद पर मबनी हो गया है ना, जिसको एरिक फ्रॉम कहता है कि एक मोड ऑफ लिविंग है मोड ऑफ बीइंग, और एक मोड ऑफ लिविंग है मोड ऑफ हैविंग। वी आर ऑल लिविंग अ हैविंग मोड। यानी माजरत के साथ सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास गाड़ी ये है और मेरे पास जूता ऐसा है और मेरा सूट इतना महंगा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा शौहर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये भी हैविंग मोड में है, ये भी पोजेसिव मोड के अंदर हैं। यानी गोया रिश्तों में भी मफाद आ गया, रिश्तों में भी जो है अब वो बीइंग मोड नहीं है, हैविंग मोड है। गोया वो एक एसेट है हमारा। तो ये क्या घटिया सतह है वजूद की कि इंसान हर चीज़ को कमोडिफाई कर दे, हर चीज़ को एक जो है वो बीइंग मोड में ले जाए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो सबसे निचला दर्जा था, इसी के लिए आपको मालूम है कि जो बेकोनियन प्रोजेक्ट है, इसको कहा जाता है द बेकोनियन प्रोजेक्ट,
जो कहा था ना फ्रांसिस बेकन ने, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। और पहले तो उस पावर को उन्होंने तरह तरह से बयान किया, शर्मा शर्मी बयान करते रहे मुंह पे जैसे रुमाल रख के। तो मिशेल फूको ने कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नंगी बात कीजिए, आप परेशान ना हो, शर्माए ना। नॉलेज इज़ पावर एंड दैट पावर इज़ शेयर वायलेंस। वो वायलेंस है। ये सब आप बातें हैं जनाब, अखलाक भी एक कुव्वत होती है और किरदार भी एक कुव्वत होती है, फलां भी कुव्वत होती है, ये सब अफसाने ना सुनाए हमें। ये शेयर वायलेंस है और वो करके दिखाया उन्होंने। यानी वो जिसको डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना कि भाई एक है डीकोलोनाइजेशन और एक है डीकोलोनियलिटी। तो हम डीकोलोनाइज तो हो गए हैं, हम डीकोलोनियलिटी हमने हासिल अभी नहीं की। क्या अच्छा शेर है जिगर मुरादाबादी का, तूने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है। तो हमें जो उन्होंने छोड़ा है ना, हमें जो रिलीज़ किया है, हमें जो आज़ादी दी है, वो अपना बना के दी है। हम पर एक वो क्लास जो कहा है ना कि टेस्ट में, यानी आप माज़रत से अब पता नहीं क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, जो आपकी डीप स्टेट है बुनियादी तौर पर वो 3 ब्यूरोक्रेसीज़ का मजमुआ है। वो सिविल है, वो मिलिट्री है, वो जुडिशल है। तीनों की जो ट्रेनिंग है वो कॉलोनियल है और वो आज तक चल रही है। यानी वो जो जुडिशल एकेडमी में जो हो रहा है वही काकुल में हो रहा है, वही यहाँ लाहौर वॉल्टन में हो रहा है सिविल सर्विस एकेडमी में। आज तक वही ग्रूमिंग हो रही है कि तुम हाकिम हो, तुम बरतर हो, तुम्हें इनको गवर्न करना है, तुम्हें इनको गिराना है। तो बहरहाल अभी हम उस लिहाज से जाहिर है कि आज़ाद नहीं हुए। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि आज जो है अपना इस साल का थीम क्या था। इसमें आप देखिए एक चीज़ जो बार बार आ रही है वो क्राइसिस का लफ्ज़ आ रहा है, क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस। तो एक तरफ तो ऐसे लगता है कि इंसान पता नहीं कहाँ पहुँच गया, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। लेकिन बात वही है कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया ज़िंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। तो क्राइसिस का लफ्ज़ आ रहा है और ख़ास तौर पे वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जी ये जो क्राइसिस है ये कौन सा है, हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। यानी जो पेंडेमिक का है या कोविड का जो आप समझ लीजिए क्राइसिस क्या है, वो बैक वक्त उसका ताल्लुक जो है वो हेल्थ से भी है, इकोनॉमिक से भी है और सोशल क्राइसिस भी है। ख़ास तौर पे जो क्वारंटीन वगैरह के मसाइल पैदा हो गए और जैसे कुछ लोगों ने कहा कि द डेथ ऑफ फ्रेंडशिप का तस्वुर ख़त्म हो गया। एक तो खैर सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया था कि सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, गोश्त पोस्ट के इंसान आपके हैं कोई नहीं। यानी वैसे क्या है जी, मेरे 500 फ्रेंड्स हैं जी, मेरे 800 फ्रेंड्स हैं जी फेसबुक पे, और ये ज़िंदा फ्रेंड कोई एक भी नहीं है। यानी गोश्त पोस्ट का जो हकीकी वजूद रखता है। अभी कुछ अर्से पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया तो मैंने वहाँ यही अर्ज़ किया था, मैंने कहा मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये डरते डरते अर्ज़ करता हूँ जान की अमान पाकर कि इस वक्त इंसानियत को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो वर्चुअलिटी से है। वो वर्चुअलिटी से है कि भाई वो जो ताल्लुक़ होता था मनो तू का इंसानी ताल्लुक़ वो तो ख़त्म हो गया। और वो एक किताब है, उसका टाइटल ही ये है कि वाई वी डिपेंड मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन पीपल। कि अब हमारा जो मदार है या हमारा एतमाद है इंसानों पे कम हो गया है, टेक्नोलॉजी पे बढ़ गया है। फिर वो कहते हैं कि जी हमें क्या करना है, इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विद हिज और हर सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। वही जो बात कही गई कि भाई इन्वायरमेंट हमारा ये हर तरह का है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, जियोग्राफिकल भी है, पॉलिटिकल भी है। और फिर तस्करा उन्होंने किया है कि इंटर कल्चरल जो फ़िलॉसफी है हमें उसको देखना है और हमें उस पर गौर करना है और इंसानों के दरमियान ताल्लुक़ को बढ़ाना है। मैं जब ये देख रहा था कि वर्ल्ड फ़िलॉसफी डे में क्या है तो मुझे ऐसे पता लगा कि जी वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो 21 नवंबर को है। यानी 21 नवंबर, यानी अगर 18 नवंबर हो तो चूँकि इसका दिन मुतय्यन नहीं है फ़िलॉसफी डे का, 3rd जो है वो थर्सडे होती है नवंबर की, तो इस दफ़ा वो 18 बना है, लेकिन वो शायद दिन तय है उसका, 21 नवंबर जो है वो टेलीविज़न डे है। तो मैंने ऐसे ही निकाल के देखा तो वहाँ पर भी ये बात मालूम हुई। उन्होंने ये लिखा कि हम जो बात कर रहे हैं टीवी की, तो उन्होंने कहा कि हम एक टूल की बात नहीं कर रहे। यानी वो जो दिन बना रहे हैं, कहते हैं वी आर डीलिंग टीवी एज अ नॉट एज अ टूल बट द फिलॉसफी विच इट रिप्रेजेंट्स।
यानी इससे भी अंदाज़ा होता है ना कि चूँकि वैसे तो हर आदमी जिसका जो डिसिप्लिन होता है वो उस पर सदक़ेबाज़ी जाता है और उसके फ़ज़ाइल बयान करता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इल्म में बयान किया है कि दीनी उलूम के अंदर भी जो लोग होते हैं ना, यानी जो मुहद्दिस होते हैं वो कहते हैं सबसे बड़ा इल्म हदीस है, जो मुफस्सिर होते हैं वो कहते हैं तफसीर है, जो फ़क़ीह होते हैं वो कहते हैं ये है, जो मुतकल्लिम होते हैं वो कहते हैं ये है। तो इसी तरीके से हर आदमी जिस फील्ड का होता है, फ़िज़िक्स के लोग हैं तो वो कहते हैं सब कुछ फ़िज़िक्स से ही हो रहा है, मैथमेटिक्स के लोग भी ये कहते हैं। लेकिन फ़लसफ़े के लोग अगर ये कहें, वो जो अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था ना कि जो भी कुछ है मोहब्बत ही का फैलाव है, तो हम ये कह सकते हैं फ़लसफ़े के बारे में। और ये कोई मिथ नहीं है, ये सब मानते हैं कि ये मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज़ है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था, जो चीज़ आपका ओरिजिन होती है वही आपका एंड होती है। तो आप देखिए सारे डिसिप्लिन्स कहाँ से पैदा हुए, फ़लसफ़े के बतन से। तो और हर डिसिप्लिन अपनी आखिरी सतह पे जाके क्या बन जाता है, पहले तो हम कहते थे ना सादा अंदाज में फ़िलॉसफ़ी ऑफ सोशल साइंसेस, फ़िलॉसफ़ी ऑफ साइंस। अब है फ़िलॉसफ़ी ऑफ बायोलॉजी अलग है, और केमिस्ट्री अलग है, और फिज़िक्स अलग है, और एस्ट्रोफिज़िक्स अलग है, और फ़िलॉसफ़ी ऑफ AI अलग है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ साइबरनेटिक्स और है। तो कहने का मतलब ये है कि हर इल्म उसकी जड़ बुनियाद भी फ़लसफ़ा है, और अपने इंतहा पर जाकर भी वो फ़लसफ़ा बन जाता है। और फ़लसफ़े की एक तारीफ़ ये भी है कि ये फ़र्स्ट प्रिंसिपल्स को बयान करता है। हर इल्म के कुछ ऐसे मैक्सिम्स होते हैं जिसको वो इल्म अपनी लॉजिक से साबित नहीं कर सकता। यानी हमारे लोग कहते हैं ना कि भाई एक बाइनरी बना देते हैं नॉलेज एंड फेथ की, या नॉलेज एंड बिलीफ की। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक बहुत मशहूर आदमी है डायसन, हाँ, एक फिजिसिस्ट है, उसने कहा कि ये बस आप अगर जो है रिड्यूस कर लेना कि फ़र्क क्या है, तो उसने कहा कि साइंस इज़ अबाउट थिंग्स एंड थियोलॉजी इज़ अबाउट नेम्स। मतलब नाम है जी, बस नाम रखे हुए हैं आपने कि बस नाम है, ये अल्लाह है, ये जो है राम है, और ये रहमान है, फ़लाँ फ़लाँ है। असल ठोस इल्म क्या है? असल ठोस इल्म तो चीज़ों का है, यानी साइंस का है। तो ये जो एक मसला है कि असल में हर चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि भाई अब तो रिडंडेंट हो गया। यानी हाइडेगर से उसकी ज़िंदगी के अख्तामी सालों में एक इंटरव्यू किया गया, उसने पूछा कि भाई आपके ख्याल के मुताबिक फ़लसफ़े का मुस्तकबिल क्या है? उसने कहा कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे जिस तरफ जा रही है, फ़लसफ़े का अब चल चलाओ है। और फिर उससे पूछा, उस वक्त 1966 से में उससे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि इसका स्कोप कहाँ पर होगा? तो उसने कहा साइबरनेटिक्स में। उस वक्त कह रहा है, एक बड़ा आदमी है, उस वक्त वो ये कह रहा है, और वो वैसे तो खुदा को नहीं मानता था, लेकिन वो देख रहा था कि मग़रबी तहज़ीब कहाँ तक पहुँची है। उसने कहा कि ओनली अ गॉड कैन सेव अस, ओनली अ गॉड कैन सेव अस। यानी वो खुदा को मानता नहीं है, लेकिन कहता है कि भाई अगर इस दुनिया को इस वक्त बचाना है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब खुदा ही है जो इसको बचाएगा। तो बादल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो इस वक्त ख़तरा है, यानी अभी मैंने बात शुरू में कुछ फ़लसफ़े के बारे में कही, फिर ये जो इस दफ़ा का दिन है उसके बारे में कुछ बातें हैं, और फिर ये है कि मतलब ख़तरात क्या हैं। तो जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया है कि एक ख़तरा फ़लसफ़े को क्या, पूरे इल्म को जो है वो वर्चुअलिटी से है। ठीक है, वो इस टेक्नोलॉजी से है। क्योंकि इस वक्त जो है जो मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि व्हाट इज़ मेंट टू बी अ ह्यूमन, यानी इंसान कौन होगा, इंसान का मतलब क्या होगा। और वो जो आप मूवीज़ में आपने देखा था, टर्मिनेटर मूवी आई थी ना, तो वो जो साइबॉर्ग है ना, वो साइबॉर्ग अब हकीकत बनता जा रहा है, हाफ मैन हाफ मशीन। अब मामलात गोया उस तरफ जा रहे हैं। और फ़लसफ़े की रिवायत में अगर हम बात करें तो इंसान का एक तारुफ़ क्या था, होमो सेपियन, आप सुनते हैं तो होमो सेपियन का मतलब क्या है, मैन द वाइज, मैन द, वही विजडम वाली बात जहाँ से हमने बात शुरू की। और एक और तारुफ इंसान का क्या था, होमो फेबर, होमो फेबर, मैन द टूल मेकर। वो जो मैंने कहा ना तीसरी लेडर पर क्या था, टेक्ने, चीज़ें बनानी है आपको, पावर हासिल करनी है, दुनिया में रहना बसना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है बेसिकली इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ होमो फेबर ओवर होमो सेपियन। होमो फेबर की फतह है होमो सेपियन के ऊपर। और एक सोफिया वो है, और एक और सोफिया भी है, यानी आपने तो शायद एक ही सोफिया सुनी होगी ना, यानी फाइलोसोफिया वाली सोफिया कौन सी है, विजडम। और एक और सोफिया है, वो कौन है, द ह्यूमनाइड रोबोट। आपको पता है वो बनाई गई वहाँ पे,
और 2016 में शायद बनाई गई, और 2017 में उसको एक मुल्क की सिटीजनशिप भी मिल गई। यानी रोबोट है ना, लड़की सी शक्ल की बनाई हुई है, और वो क्या है, रोबोट है। और आपको बड़ी हैरत भी होगी, और शायद कुछ लोगों को खुशी और कुछ लोगों को सदमा हो कि किस मुल्क ने उसको शहरियत दी। 2017 में उस मुल्क ने शहरियत दी जिसका नाम है KSA, किंगडम ऑफ सऊदिया अरेबिया। यानी आप सोचिए ज़रा कि यानी इससे बड़ा कोई मातम का वक्त आ सकता है कि उस सरजमीन से शहरियत किसको दी जा रही है, सोफिया को दी जा रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब ये दो सोफिया की लड़ाई है। एक वो सोफिया है जो ट्रेडिशनल विजडम है, जिसके अंदर मेटाफिजिक्स है, जिसके अंदर जो है एक ट्रांसेंडेंस है, जिसके अंदर एक सेक्रेडनेस है। और एक ये सोफिया है जिसका बस काम बुनियादी तौर पर जो प्रोजेक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत से फ़ायदे हैं, हम सब उठा रहे हैं इस पर फ़ायदे, लेकिन बुनियादी तौर पे उसके अंदर जो इम्पल्स है वो हिडोनिस्टिक है। वो हिडोनिस्टिक है, वो लज्जत वाली है, और लज्जत बहुत ज़्यादा सेंचुअल ग्रेटिफिकेशन उसकी बात होती है। अब बस आखिर में मैं एक बात अर्ज़ करके ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी मैंने बात कर ली, कि ये जो इन्होंने, बल्कि इसमें जो वर्ल्ड फ़िलासफ़ी डे है उसमें भी ये बात की है। उन्होंने एंड में बात की है कि हम चीज़ों को जानें, देखें, परखें, ताकि फिर हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये बहुत अहम बात है। डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात यहाँ पे ख़त्म की। कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ये कहा था, और इसका बहुत ही पॉपुलर कोट है ये कार्ल मार्क्स का। उसने कहा था कि द फिलोसोफर्स हैव हिदर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। फ़लसफ़ियों ने इस दुनिया को तरह तरह से समझने की कोशिश की है। उसने कहा द पॉइंट इज़ टू चेंज इट, द पॉइंट इज़ टू चेंज इट। अब तो इसको बदलने की फ़िक्र भी तो करनी चाहिए ना। अगर हम गलाज़त में कहीं पड़ गए हैं तो वहाँ पड़े तो नहीं रहते ना, कपड़े झाड़ के वहाँ से उठते हैं। और अल्लामा इकबाल ने तो बात बयान भी कर दी ना। एक जगह वो मुकालमा कर रहे हैं, खुदा उनसे कह रहा है कि भाई क्या तुम्हें मेरी जो ये कायनात है साजगार आ रही है, कंपेटिबल है तुमसे? कहा कि नहीं, बिल्कुल कंपेटिबल नहीं है। तो कहा कि बरहम जन, तोड़ दो इसको। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये स्लोगन था, फ़क्कु कुल्ल निज़ामिन, इस पूरे निज़ाम को जो बातिल है तोड़ फोड़ दो। और उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि इंसान के अंदर सबसे पहले तो आरज़ू का जो है वो दीप चलता है ना। इकबाल ने क्या अच्छा कहा कि तेरी दुआ से क़ज़ा तो नहीं बदल सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वही शराब वही हाय हू रहे बाकी, तरीक़े साकी और रस्म कदू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी। हम सब का मसला क्या है कि हमारी आरज़ुएँ बहुत घटिया और पस्त हो गई हैं ना। आरज़ुएँ तो हम सब रखते हैं, हम तो, और बेसिकली बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन स्टडीज़ के इदारे में खड़ा हुआ हूँ। ये जो टेलीविज़न है इसके बारे में कहा जाता है कि ये डिज़ायर मेकिंग मशीन है। ये हर वक्त हमारे अंदर नई नई डिज़ायर्स पैदा करती रहती है। नीड्स और वांट्स फुलफ़िल हो सकती हैं, डिज़ायर का एंड एक और डिज़ायर होती है, उसकी सेचुएशन मुमकिन नहीं होती। तो उसने कहा कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। अब बिल्कुल आखिर में एक नज़म है, थोड़ी सी अंग्रेज़ी की, वो पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। ये एक ग्वाटेमाला का एक शायर था रेवोल्यूशनरी, ऑटो रेने कैसेलो, और ये एक रेंडरिंग है, एग्जैक्ट वो नज़म नहीं है, उसकी एक रेंडरिंग है मॉडर्न उस अंदाज में। अब वो बल्कि आगे वो कहते हैं, दिस इज़ अ लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड टेम्पोरल ट्रांसलेशन ऑफ हिज पोइम। पोइम का नाम क्या है, इंग्लिश में क्या नाम है? द ए पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स, द ए पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स। मैं बस पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि जी, वन डे द ए पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स ऑफ आवर लैंड विल बी इंटेरोगेटेड बाय द पुअरेस्ट ऑफ पीपल। दे विल बी आस्क्ड व्हाट दे डिड, व्हाई देयर community was extinguished like a sweet fire, small and alone. No one will ask them about their fashion sense or their long lunches at the faculty club. No one will want to know about their absurd attempts to discover the meaning of life. आगे वो quotation में है. No one will care about even understand their economic outlook of the current recession, ये भी उसके अंदर है. They will not be questioned on Greek mythology nor their new age remedy for feelings of alienation.
They will be asked nothing about their postmodernist justifications for apathy, concocted as self-serving lies. On that day, the simple folk will come, those who had no place in the papers, books and poems of the apolitical intellectuals, but who produced their food and clothes, built their homes and cars, who cleaned their offices, raised their children, and cooked their meals. And they will ask, what did you do when the poor suffered, when tenderness and life burned out in them? Apolitical intellectuals, you will not be able to answer. Burned out in them, a vulture of silence will eat at your guts. Your own misery will pick at your soul, and you will be mute in your shame. बस आखिरी बात यही है कि हमें ज़िंदगी को किस अंदाज में जीना है, किस मर्तबे पे जीना है, एक सिफली और मादी दुनिया में जीना है या एक आला रूहानी दुनिया में जीना है। आखिर में उस्ताद मोहतरम अहमद जावेद साहब का एक शेर सुना के बात ख़त्म करता हूँ। लोगों, अभी कुछ वक्त है, चाहो तो बदल लो। लोगों, अभी कुछ वक्त है, चाहो तो बदल लो, दरबानी दुनिया से निगहबानी दिल को। लोगों, अभी कुछ वक्त है, चाहो तो बदल लो, दरबानी दुनिया से निगहबानी दिल को। या तो दुनिया की दरबानी कर लें या दिल की निगहबानी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।